हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक विथ एमसीक्यू। क्रैक विथ एमसीक्यू में आप सभी का स्वागत है। आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, हमने लास्ट वीडियोस में आपको बीपीएससी का साइंस का सारा एक्सप्लेनेशन आपको कर दिया था और जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए थे सारे क्वेश्चन का हमने आपको सोर्स भी बता दिया था कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आए हुए थे, लूसेंट से कितने क्वेश्चन मिले हुए थे, एनसीईआरटी नोट से कितने क्वेश्चन मिले हुए थे, दृष्टि से कितने क्वेश्चन मिले हुए थे। हमने आपको सारा सोर्स बता दिया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे बीपीएससी में जो क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा हुआ है तो उसका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। और मेरा जो आज का हिस्ट्री का एनालिसिस होगा प्योर लूसेंट से होगा। और लूसेंट करने का मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि लूसेंट जो है आप सभी के पास अवेलेबल है और आप दिलो जान से मोहब्बत करते हैं इस लूसेंट से, तो इसलिए हम आज लूसेंट को ही प्रेफर करेंगे और किसी बुक को प्रेफर नहीं करेंगे। और आपको बताएंगे भी कि लूसेंट से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। लेकिन दूसरी बात हमारा ये भी है, अगर जो क्वेश्चन लूसेंट में नहीं है हम उसका सोर्स भी आपको बता देंगे। जो चीज़ लूसेंट में कमी है वो चीज़ को भी बता देंगे कि कौन सी कमी है, कहाँ पे ये क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो हम वो देखेंगे क्या दृष्टि जो आपका साइंस बुक आता है, दृष्टि सामान्य ज्ञान आता है, हम उसमें से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा बिल्कुल जो है ना लूसेंट से ही किया जाएगा। लेकिन लूसेंट आप लोग अच्छी तरीक़ा से पढ़ रहे हैं, मुझे ये भी पता है। आप लोगों को हमने बहुत सारे बुक के बारे में बताए हैं और उसमें लूसेंट मेरा टॉप पे है। आप लूसेंट को ही पढ़ना है आपको। और आज आपके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा जो आज हिस्ट्री करवाने जा रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी आपको अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, हमने कल भी बताया था पिछली पिछली वीडियो में कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चन को हम आपको करवा देंगे। क्यों करवा देंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन जो हमारे जो लोग बिहार दुर्गा का स्पेशली तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट से दूसरे स्टेट में या खुद के जो स्टेट में कोई बड़ी एग्जाम जैसे बीपीएससी हमारा है तो छोटे एग्जाम जितने भी होते हैं उनमें कॉपी कर लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा। और हम मुश्किल से आपको हम 4-5 सब्जेक्ट ही कराएँगे जो हमारे लिए रिलेवेंट है। क्या मतलब बनता है हम पूरा आपको करवा दें, अब कोई मतलब मेरा एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं जाएगा तो कोई मतलब नहीं बनता है। हाँ, और ज़्यादा हम देखेंगे आज वीडियो मेरा आएगा हिस्ट्री का जो देख रहे हैं वीडियो आप, एक वीडियो और आएगा जिसमें क्या रहेगा हमारा वो पॉलिटी और ज्योग्राफी का एक कंबाइंड करके आपको हम बता देंगे। क्योंकि उसमें क्वेश्चन थोड़े कम पूछे जाते हैं तो वो देख लेंगे, डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन कम रहेगा तो हम 2 सब्जेक्ट को एक में ले लेंगे एक ही वीडियोज़ में। अगर ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो फिर अलग वीडियोज़ आएगा। और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आपको देख लेंगे। ऐसे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कम पूछा गया है लेकिन फिर भी आपको हम एक शॉर्ट्स वीडियो में आपको हम बता देंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ और किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं अपने आज की क्वेश्चन एनालिसिस की तरफ और बिल्कुल लूसेंट से करेंगे। और इससे आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे एनालिसिस मिल जाए। और खासकर दरोगा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम आपको पूरी अच्छी तरीके से इस पर बताने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन बनता है और वीडियो बनाने में थोड़ा सा मज़ा आता है, ठीक है। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अपने एनालिसिस की तरफ। तो सबसे पहला हम देखेंगे यहाँ पर बीपीएससी 70th में एग्जाम में पूछा हुआ 2024 एग्जाम एनालिसिस करेंगे। टोटल 24 क्वेश्चन हिस्ट्री का पूछा हुआ। और एक चीज़ और नोट कर लीजिए कि देखिए बिहार स्पेशल में क्या होता है, जैसे बिहार का एग्जाम होता है तो उसमें बिहार का हिस्ट्री भी काफ़ी अच्छी तरीके से पूछा जाता है। तो हमने जो बिहार का स्पेशल क्वेश्चन है ना उसको हमने थोड़ा सा स्किप कर दिया है। किस लिए स्किप कर दिया है? क्योंकि आपको फिर बिहार स्पेशल का बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिहार में तो पूछे जाते हैं स्पेशल बिहार के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि मौर्य वंश जितने भी मगध है ये पूरा हमारा बिहार में आता है, तो ये कॉमन हो गया। तो हमने कॉमन पार्ट को उठा लिया और बिहार स्पेशल को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। तो इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं बाद में आप लोग कमेंट करके ये बोलिएगा कि सर आपने बिहार का नहीं करवाया, हिस्ट्री इतना कम कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ। नहीं, हमने बिहार में जो कॉमन रहता है दूसरे एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह से हमने कॉमन कॉपी किया है, ठीक है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। क्या क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया,
ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या मार्च 1912 में आया, अस्तित्व में आया। ठीक है, 1936 में 1912 जो बना था तो उसमें क्या था हमारा साथ में उड़ीसा भी था। ठीक है, तो 1912 में बना। देखिए हमने इसे लूसेंट में खोजने का काफ़ी मशक्क़त किया लेकिन मेरे को मिला नहीं। ठीक है, लेकिन अगर किसी बंधु को होता है कि बहुत सारे इतने क्वेश्चन जब हमने खोज रहे थे तो खोजने में बहुत समस्या, बहुत तरह का ओझल हो जाता है दिमाग से। ठीक है, तो हमने उसे नहीं खोज पाया। अब जहाँ पे जिस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया हुआ है हम उस टॉपिक पे गया तो वो क्वेश्चन हमको टॉपिक पे नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो हमने ये क्वेश्चन को जो है ना ये हम कहाँ से देखा, दृष्टि से देखा हुआ। आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दृष्टि का, यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन में ये क्लियर करके लिखा हुआ है। और जब आपको हम दृष्टि में आपको दिखा भी देते हैं पेज नंबर 43 में, तो आप 43 में जब देखिएगा तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को, आप यहाँ पे दृष्टि बुक में देख रहे हैं क्या वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत में 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन जो हुआ था 1911 में हुआ था। 1911 में ही दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। आप यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा हुआ था जो पीछे आपको यहाँ पर देखा है, तो दोनों क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा यहीं पर। ये क्वेश्चन भी आप एक बार देख ही लीजिए। आपको पीछे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजधानी को, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था। ये 1911 में किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर लिख रहा है कि दिल्ली को स्थानांतरण कब किया गया था, तो 1911 में किया गया। अब देखिए इसी बॉक्स दृष्टि बॉक्स में आपको दोनों क्वेश्चन का जवाब यहाँ मिल जाएगा। सबसे पहले तो बिहार राज्य को कब प्रांत बनाया गया था और दूसरा कि दिल्ली को स्थानांतरित कब किया गया था। तो आपको यहाँ पर क्लियर लिख रहा है कि 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की हुई थी। ये क्वेश्चन एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1912 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, यानी 1912 में दिल्ली जो है राजधानी बन गई। फिर क्या होता है, 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर कर एक भिन्न प्रांत बनाया गया जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। यानी 1912 तक, यानी 1936 तक जो था हमारा उड़ीसा भी शामिल था। 1936 में उड़ीसा जो है अलग हो गया। तो आप इस बॉक्स से दो क्वेश्चन देखिएगा तो आपको यहाँ पर क्लियर मिल जाएगा। ऐसे जो ये वाला क्वेश्चन है 1911 वाला, दिल्ली स्थानांतरण कब किया गया था, हम लोग को लूसेंट में भी दिखा देते हैं। देखिए लूसेंट का पेज नंबर जब 55 में जाएंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए लूसेंट का जो पेज नंबर 55 है ना, उसमें आपको क्लियर दिख रहा है। दो क्वेश्चन का जवाब जो बताए थे आपको, पहला कि दिल्ली को स्थानांतरण कब किया गया था और दूसरा क्वेश्चन है कि दिल्ली बिहार को नया प्रांत कब बनाया गया था। ये डिस्कशन तो किया हुआ है। देखिए यहाँ पर जब पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में, तो इसमें क्या लिखा हुआ आप यहाँ पर क्लियर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि इस समय बंगाल में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज परचम भारत आए थे और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, घोषणा की गई थी, एवं भारत को राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। 1912 में दिल्ली भारत का राजधानी बना था। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो कहीं पे ये चीज़ लिखा हुआ नहीं है कि बिहार को नया प्रांत 1912 मिला था। लेकिन आप यहाँ पे दृष्टि में देखिएगा तो आपको एक ही बोझ से दोनों क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर डिस्कशन तो किया हुआ है 1911 वाला, एक क्वेश्चन तो मिल रहा है यहाँ पे पेज नंबर 55 में। लेकिन आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो नया प्रांत बना बिहार में, यहाँ पर देखिए इस टॉपिक में ये चीज़ दिया हुआ नहीं है। तो हो सकता है कि कहीं और भी ये टॉपिक दिया हुआ हो, अगर होगा तो हम आपको यहाँ पर अंडरलाइन करके कॉमेंट बता देंगे। लेकिन अगर किसी बंदे को पता है तो आप थोड़ा सा कॉमेंट करके बता दिएगा कि इस नंबर पेज पर सर ये वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितने हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था। यानी 1912 का जो अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, वो कहाँ पर हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष जो थे हमारे RN मधुलकर जी, और कितना था 27वें नंबर का था। और जब जाते हैं हम लोग लूसेंट का पेज नंबर 71 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर क्लियर देखने को ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा। 1912 कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। कौन थे, RN मधोलकर थे। यहाँ पर कितने नंबर का था, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 27वें नंबर का। जो बिहार में जो पहला हुआ था बांकीपुर में 1912 में, कितने नंबर का हुआ था, 27वां
कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था, आर.एन. मधुकर द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि चेर वंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, चेर वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? करूर या कुरुवूर था। ठीक है, ये लूसेंट में इसकी डिस्कस की गई है। लूसेंट में डिस्कस तो की गई है इसकी, लेकिन इसका राजधानी दिया हुआ नहीं है। लेकिन आपको वहीं अब दिखा तो दोनों दोनों दृष्टि में दिखा, तो दृष्टि में इसका क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो दृष्टि को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद आपको दिखाता हूँ लूसेंट को। देखिए, आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि संगम युग का दूसरा राज्य था चेर था, जो केरल प्रांत में स्थित था। इस वंश का प्रमुख शासक जो था सेन गुट्टा वन था। कौन था? सेन गुट्टा वन था। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय के समाज में प्रतिष्ठित किया और पत्तिनी देवी की पूजा प्रारंभ करवाई। चेरों की राजधानी कहाँ थी? करयूर, या इसको हम अथवा क्या बीजापुर जानते हैं। मॉडर्न में भी क्या है? तो बीजापुर है। नहीं, करयूर और बीजापुर है। ये आपको दृष्टि से आपको देखने को मिल गया। लेकिन यही टॉपिक आपको जब हम ले जाते हैं लूसेंट में, तो वहाँ पे लूसेंट में इसकी राजधानी के बारे में चर्चा नहीं की गई है, बस उसके बारे में थोड़ा सा दिया, वो भी देख लीजिए आप। ये लूसेंट का पेज नंबर 18 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सेम जो दृष्टि में दिया हुआ है वहाँ पे आपको लूसेंट भी देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, संगम युग का दूसरा राज्य चेरो का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में था। सेम लिखा हुआ है। इसका प्रमुख राजा था उदी उदयन जिराल था, लगभग 130 में। दूसरा मतलब शासक नाम दिया हुआ सेनगुट था। सेनगुप्ता का अधिराज के उपाधि ग्रहण की में संपत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय किया। लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि राजधानी इसकी कहाँ पर है। तो ये आपको दृष्टि में देखने को मिल जा रहा है क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। किसको करना है? सूची 1 को सूची 2 से आपको हमको क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करने में देखिए, स्वदेशी सेवक होम कहाँ था? इसका वैंकूवर में था। यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ था? सिबाटल में था। युगांतर आश्रम कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। आज़ाद हिंद फौज रंगून में था। देखिए, ये दो चीज़ जो है ना, आपको युगांतर आश्रम और आज़ाद हिंद फौज दोनों लूसेंट में है। ठीक है, लेकिन ऊपर का तो स्वदेशी सेवक और यूनाइटेड इंडिया हाउस का ये का जो मुख्यालय था, ये यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप इसको मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन अगर आपको है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? इसको 50-50 करके आपको बनाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आपका बन जाएगा, आपको कोई दिक्कत इसमें होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये लगभग आपका मिल जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही उत्तर का पहचान करें। तो इसमें आपको दिखा हुआ है कि फ्री हिंदुस्तान कौन किया था? तो हमारा तारकनाथ दास था। इंडियन ओपिनियन किसने लिखा है? तो हमारा महात्मा गांधी ने है। वॉइस ऑफ इंडिया किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। बंगाली किसने लिखा? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखा। देखिए, यहाँ पर बंगाली, इंडियन ओपिनियन और फ्री हिंदुस्तान, ये 3 को तो मिल चुका है। यानी 3 क्वेश्चन का तो यहाँ पर आंसर संस्था जो है मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर वॉइस ऑफ इंडिया दृष्टि में दिया हुआ है। लेकिन आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं कि हाँ, सबसे पहले आप देख लीजिए लूसेंट से पेज नंबर 68 में ये सारा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पेज नंबर 68 में आप यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पर पेज नंबर 68 दिख रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या था? फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास मिल गया आपको। बंगाली हमारा सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिल चुका है यहाँ पर हमको। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन क्या था? बंगाली के बाद एक और था, हाँ, इंडियन ओपिनियन। आप जब देखिएगा तो ये हमारा पेज नंबर 68 में ही मिलता है इंडियन ओपिनियन। आपको जब गांधी में जाइएगा तब मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मिलने वाला नहीं है। आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है? इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र किसने स्टार्ट के प्रकाशन किया था? 1903 में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, लेकिन आपको जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वॉइस ऑफ इंडिया, ये वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया है, ये दृष्टि में है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। दृष्टि में भी आपको हम दिखा देते हैं कि ये कौन सा पेज में दिया हुआ। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वॉइस ऑफ इंडिया कौन है? हमारा दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर आपको क्लियर यहाँ पर देखने को ये दृष्टि बुक में मिल जा रहा है। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये भी क्वेश्चन वॉइस ऑफ इंडिया जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा, ये आपको दृष्टि में देखने को नहीं मिल रहा। हमने उसका खोजने का पूरा ट्राई किया लेकिन नहीं मिल पाया। फिर भी मैं बताता हूँ कि अगर किसी को मिले तो वेलकम है आपका, और आप मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्वेश्चन ये है कि इसको किसने खरीदा था? तो इसको खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, आपको लूसेंट नंबर पेज नंबर 28 पे जाते हैं। आपको पेज नंबर 28 पे यहाँ पर लिखी तो है पुस्तक, लेकिन मलिक काफूर के बारे में बताया तो गया है, लेकिन उसको जो है ना किसने खरीदा है ये वहाँ पर क्लियर जो है लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप
इसको मैनेज करना पड़ेगा। अगर पढ़े हुए हैं मलिक काफूर तो किससे संबंधित है, तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, तो आप वहाँ से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर दृष्टि का पेज नंबर 28 दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। लेकिन यहाँ पे खरीदने का कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, किसने खरीदा था, बस इसका अर्थ नहीं मलिक काफूर के बारे में दिया हुआ है। लेकिन जब हम दृष्टि का पेज नंबर 21 में जाते हैं तो यहाँ पर क्या खरीदा है, किसने खरीदा है, ये पूरा क्लियर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आपको हम ये भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अलाउद्दीन ने 1299 में गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात में ही उसने मलिक काफूर को खरीदा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्लियर लिखा हुआ है कि मलिक काफूर को किसने खरीदा, तो हमारा अलाउद्दीन खिलजी ने खरीदा। और कब खरीदा वही बता दिया कि 1299 में खरीदा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, कि ये चीज़ लूसेंट में नहीं है, मलिक काफूर का जिक्र तो है लेकिन वो लूसेंट में किसने खरीदा ये किसने बताया। लेकिन हाँ उनके राज्य में दिया हुआ है, तो आप इसको पढ़े हुए होंगे तो आप इसको आंसर को कर सकते हैं बढ़िया सा और अच्छे से कर सकते हैं, इसमें कोई आपको कन्फ्यूज़न होने वाली बात नहीं है। दूसरी है कि चचनामा की फ़ारसी अनुवाद किसने किया था। देखिए चचनामा का जो फ़ारसी अनुवाद है ना, ये लूसेंट में बहुत खोजा हमने, मेरे को नहीं मिला। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि हम इसे कहीं पढ़े हैं लेकिन मेरे को मिला नहीं है सही से। तो आप लोग अगर कहीं पर आपको होता है कि खोजते खोजते क्या होता है ना, कभी कभी वो दिमाग काम करना बंद कर देता है तो वो मिल नहीं पाता है। तो आप लोग अगर कहीं पर होगा तो मेरे को पेज नंबर बता दीजिएगा, ठीक है। और हमने दृष्टि में भी खोजा, दृष्टि में भी मेरे को देखने को नहीं मिला। लेकिन अगर इसका आंसर आप जान लीजिए कि चाचनामा का फ़ारसी अनुवाद जो है किसने किया था, तो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश के बाद मगध पर किसने शासन किया है। तो शिशुनाग के बाद किसने शासन किया है, तो शिशुनाग के बाद हमारा नंद वंश ने हमारा इस पर शासन किया है। तो आपको लूसेंट का पेज नंबर 13 में आपको दिख सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र बनाया। उसके बाद क्या है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक कौन है, तो महापद्मानंद है। इससे ये समझ में आता है कि शिशुनाग के बाद कौन आया, उसके बाद नंद आया, क्योंकि शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। तो नंदीवर्धन के बाद खत्म होने के बाद कौन सा स्टार्ट हुआ, तो नंद वंश। नंद वंश का संस्थापक कौन है, महापद्मानंद। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है कि मराठा का, यहाँ पर आप दिख सकते हैं क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए क्वेश्चन नहीं तो मराठा अष्टप्रधान प्रणाली का सुमिलित कीजिए, यानी सुमिलित करने के लिए दिया था। जितने भी मराठा अधिकारी थे ना अष्टप्रधान में, तो अष्टप्रधान किसका है, तो हमारा शिवाजी का था। तो इसमें सचिव दिया हुआ था, पेशवा दिया हुआ था, सामंत दिया हुआ था, आमत दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन आप जब पेज नंबर हम लूसेंट का 44 में जाएंगे तो हमको ये क्लियर देखने को यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। पेज नंबर 44 में आपको यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अष्टप्रधान के बारे में यहाँ पर क्लियर जो है लूसेंट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था, चिटनिस था, सुमन था और हमारा आमत था और पेशवा था। ये सवारा हमको यहाँ पर क्वेश्चन मिल गया, कहीं जाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कहता है कि किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया है। ये भास्करन वर्मन द्वारा किया गया है, लेकिन ये आपको लूसेंट में देखने को नहीं मिलेगा, दृष्टि में देखने को नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष अथवा यानी STC यानी स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल आंदोलन के नारे थे, किस आंदोलन का नारा था, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल यानी STS जो था किस आंदोलन का नारा था, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्विट इंडिया मूवमेंट था। ये क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल नया क्वेश्चन मार्केट में आया हुआ है और ये हो सकता है कि किसी PCS में पूछा हुआ होगा, तो यहाँ पे देखने को तो नहीं मिला। हमने लूसेंट दृष्टि तो बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको, हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो हर्यक वंश का संस्थापक आप सभी को पता है कि बिंबिसार। अब पेज नंबर आपको हम 13 पे ले चलते हैं तो आपको यहाँ पर क्लियर देखने को मिलेगा कि हर्यक वंश का संस्थापक यहाँ पर दिख रहा होगा। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, तो बिंबिसार आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए न्यू लैम्प्स ऑफ ओल्ड जो पुस्तक लिखी हुई है वो लिखी हुई अरविंद घोष की, लेकिन अरविंद घोष की बुक जब लूसेंट में खोजा हमने तो लूसेंट में हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन वही सेम चीज़ जब हम दृष्टि में देखने को मिले तो दृष्टि में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। पेज नंबर 37 में ये क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। आपको यहाँ पर देख लीजिए पेज नंबर
37 है और पेज नंबर 37 में आपको अरविंद घोष के बारे में यहाँ पर क्लियर दिख रहा होगा। क्या लिखा हुआ यहाँ पर? द लाइफ डिवाइन और द न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, यहाँ पर दिख रहा ना, और अरविंद घोष के बारे में दिया हुआ। लूसेंट में खोजने का काफ़ी कोशिश किया, मेरे को नहीं मिला। फिर मैं कहता हूँ कि अगर किसी को नहीं मिलता है, अगर किसी को मिलता है तो मेरे को बता दिया कि ये तो मेरे लिए आसानी होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया, यानी हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन? तो हमारा स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद द्वारा किया गया था। पेज नंबर 65 में आपको हम दिखा देते हैं। पेज नंबर 65 में जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने को अच्छे से मिल जाएगा। ये देखिए, रामकृष्ण मिशन किसने स्थापना किया? तो ये हमारा 1897 में किसने किया, क्लियर यहाँ पर आपको दिखने को मिलने वाला। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा रामकृष्ण मिशन 1897 में और स्वामी विवेकानंद द्वारा ये खोजा गया, मतलब इसकी स्थापना की गई। आपको पहले बता दी। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि राजधानी को दिल्ली, तो आप क्वेश्चन आपको बता ही दिए कि रोशन का जाए पेज नंबर 55 पर जाइएगा तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया को भारत की महारानी कब घोषित किया गया था? तो भारत की महारानी घोषित किया गया था 1877 ईस्वी में। पेज नंबर 53 में जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को ये वाला क्वेश्चन क्लियर आपको मिल जाना है। तो आपको वो भी दिखा देते हैं, लूसेंट का पेज नंबर 53 पर जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है मेरे को, ठीक है। ये देखिए हमारा पेज नंबर आ गए, हम किस पर? 53 नंबर पेज पे हम आ गए। और 53 नंबर पेज में आपको यहाँ पर वो भी दिखा देते हैं कि 1877 में, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एक देखिए ये क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा, 1 जनवरी 1877 को, नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि संबंध किया करने का दिल्ली दरबार पर आयोजन किया गया था, ठीक। कैसर हिंद की उपाधि किया था और इसी दिन एक सत्र किया गया था और इसको सम्राज्ञी घोषित किया गया था, इसी के दिन किया गया था, ठीक है। यानी कैसर हिंद की उपाधि जिस दिन किया गया था उसी दिन आपको यहाँ पर ये भी देखने को मिला था, 1877 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि करो या मरो का नारा जो है किसने दिया है? तो करो या मरो का नारा जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया गया था, ठीक है। जब आप जाइएगा पेज नंबर 62 में तो आपको यहाँ पर ये क्लियर देखने को मिल जाएगा, क्लियर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 9 अगस्त 1942 को हुई इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, क्लियर, यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया था, यानी सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? पेज नंबर 163, पेज नंबर 63 में जाइएगा तो आपको सेम यहाँ पर आपको सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मिलेगा। डायरेक्ट एक्शन डे के बाद 16 अगस्त 1946 को क्या बनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे, यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा। देखिए यहाँ पर क्या रहेगा, 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कलकत्ता में मनाया गया था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार जापान सहित कितने देशों में मान्यता प्रदान किया था? देखिए ये इसकी डिस्कशन यहाँ पे दी हुई है, पेज नंबर 62 में ही डिस्कशन दी हुई है, आप देख लीजिए यहाँ पर पेज नंबर 62 में इसकी डिस्कशन दी हुई है। लेकिन ये सेम क्वेश्चन भी दिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कितना देशों ने इसको मान्यता दिया है ये आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेड नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और नेहरू ब्रिगेड था, लक्ष्मीबाई रेजिमेंट था, यानी इसके पूरे के बारे में दिया गया है। लेकिन ठीक है यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कितने देशों ने इसको समर्थन किया था। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये दृष्टि में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रवर सेन के बारे में विचार करें, यानी प्रवर सेन के बारे में आपको बताना है। तो प्रवर सेन के बारे में जो है ना अपने पिता बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी था, उनके उल्लेख पुराणों में मिलता था। पेज नंबर आपको हम 21 में दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके समाज उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। तो आपको हम दिखा देते हैं, ये क्वेश्चन पेज नंबर 21 में लूसेंट में दिया हुआ। पेज नंबर 21 आपको लूसेंट यहाँ पर दिखा देते हैं, ये हमारा प्रवर सेन के बारे में। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्रवर सेन के बारे में, प्रवर सेन के पुराणों में पता चलता है, ठीक पता चलता है यहाँ पर। और ये बिंद शक्ति का पिता था, क्या बिंद शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवर सेन था। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गया है, तीसरा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दोनों आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये आपको
कोई बेसिक बुक पढ़िएगा एनसीईआरटी वगैरह का, तो उसमें आपको देखने को ये चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको दो करके आप उसको आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, चीन, मंगोलिया एवं जापान में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो मंगोलाइड प्रजाति पाई जाती है। हिस्ट्री का तो नहीं देखा जाए, ये देखा जाए तो आप इसको ज्योग्राफी वगैरह में पढ़िएगा, लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहता है एंशिएंट वगैरह में, लेकिन दिया नहीं है लूसेंट में, इसको छोड़ दीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजनीतिक संगठन है और उसके संस्थापक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला खक्सर, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर खक्सर है ना। खक्सर कौन है? इनायतुल्लाह मशीरिकी द्वारा किया गया था। सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था। इंडिपेंडेंट लेबर के पार्टी की भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया था। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया है। पेज नंबर 66-67 में दो क्वेश्चन यहाँ पर दो मिल गया है। ठीक है, मिलान करने वाला था, तो दो मिल गया है, दो इसमें नहीं मिला लूसेंट में। तो आप ये यकीन मानिए कि दो अगर मिल गया है तो आप इससे आंसर कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमारा था कितना, क्वेश्चन नंबर 23 था। ये भी आपको लूसेंट पे देखने को मिल जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 24। भारत छोड़ो के समय कहाँ समांतर सरकार नहीं थी? यानी समांतर सरकार कहाँ नहीं थी, इसके बारे में पूछा गया था। पेज नंबर 62 में इसका आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको मैं वो दिखा देता हूँ, पेज नंबर 62 जब देखेंगे आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इस आंदोलन के दौरान कई समांतर सरकार बनी, जिसमें प्रमुख बलिया के चित्तू पांडे का सरकार, तामलू की जातीय सरकार और सतारा की वी.वाई. चौहान थी। लेकिन उसमें एक ऑप्शन नहीं था। ठीक है, रियायती सरकार के बारे में यहाँ पर ऑप्शन नहीं था, तो ये हमारा आंसर यही था। ठीक है, तो यहाँ पर 24 क्वेश्चन है और 24 क्वेश्चन में अगर हम लूसेंट की बात करें तो लूसेंट से आपको कितना देखने को मिलेगा और दृष्टि से कितना मिलेगा वो भी आप सबको बता देते हैं। देखिए, लूसेंट से अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक यहाँ पर 18, यानी 25 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखा जाए तो अगर 15 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो क्लियर से लाइन बाय लाइन मिल जा रहे हैं। ठीक है, बाकी 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको 50-50 में आके करना पड़ेगा। मतलब क्या होगा, उसको आपको चूज करना पड़ेगा, मतलब दो को मिलान करके आपको तीसरा अपने आप में आंसर मानना पड़ेगा, यानी 50-50 पर है। तो आप मान लीजिए कि 15 से 18 क्वेश्चन 24 क्वेश्चन में आपको लूसेंट से मिल गया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीपीएससी एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसे तो बेसिक बुक में सब मिल जाएगा, लेकिन अगर हम वही बात करते हैं अपना दृष्टि का, तो अपना दृष्टि भी आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो लूसेंट भी ठीक है, दृष्टि भी यहाँ पर अपने आप में परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो लूसेंट तो हमारा टॉप क्लास का है ही है, इससे आगे कुछ करना नहीं है। आपको सभी को पता है कि लूसेंट टॉप पे है और टॉप पे रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर हमारा 18 क्वेश्चन। देखिए, कल का वीडियो जो आने वाला वीडियो होगा, आप बहुत से लोग मेरे से ये पूछ रहे थे कि सर कितने क्वेश्चन जो है हमारा बीपीएससी में लूसेंट से पूछा गया। तो 2 का एनालिसिस आपको हम कर दिए, एक एनालिसिस और आएगा हमारा, किसका आएगा, एक एनालिसिस हमारा किसका आएगा, पॉलिटी का आएगा और ज्योग्राफी का आएगा। तो वो दोनों को देखने के बाद आपको हम क्लियर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ये टोटल क्वेश्चन कितने आए हुए। ठीक है, वो आपको हम सारा बताने का कोशिश करेंगे। अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप लोग प्लीज़ सभ्य तरीके से कमेंट करके बता दिया कीजिए। ठीक है, आप हीरो बनने की कोशिश मत किया कीजिए। हीरो बनिएगा, किसको दिखाइएगा हीरो बनकर, अपने को कोई मतलब नहीं है। हीरो बनिएगा, अपने घर पे हीरो रहिएगा। ठीक है, आप मेरे को बता दिया कीजिए। देखिए, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी खोजने का कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जिस चीज़ को पढ़ा रहता है इंसान और खोजने में पेज बाय पेज करने में मिलता नहीं है वो क्वेश्चन, तो वो मेरे को बता दिया कीजिए। तो फिर वो मैं आपको उसमें कमेंट में जो है ना उसको पिन कर दिया करूँगा मैसेज को। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरा जो है मोटिवेशन होता है, और किसी तरह का एनालिसिस चाहते हैं तो आप मेरे को वही बताइएगा। ठीक है, और किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वही बताइएगा मेरे को कमेंट करके। मैसेज नंबर भी दिया हुआ है, आप नंबर से वहाँ पे मैसेज कर दिएगा, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। मैसेज का रिप्लाई आपको जरूर देंगे। ग्रुप है, ग्रुप का डिस्कशन में, ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लीजिए आप, वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं मेरे को पर्सनल, तो वहाँ भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपको लेके आने वाले हैं। तो आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।